तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स फार्मेसी। हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक सीरीज़ चल रहा था, दैट इज़ MC2 फिफ्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी। गाइस, हमारा लास्ट यूनिट इसमें बचा है, दैट इज़ यूनिट 5 एंटी डायबिटिक एजेंट्स। इस वीडियो में हम एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब पूरा का पूरा एंटी डायबिटिक एजेंट। ओके, जैसे कि इंसुलिन एंड इस प्रिपरेशन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी डायबिटिक एजेंट, सल्फोनाइल यूरिया, ओके, बिग्यूनाइड्स, thiazolidinediones, मेग्लिटिनाइड्स एंड ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स। ये पूरे टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ये सिंगल वीडियो है, काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें दो पार्ट करेंगे। फर्स्ट एंटी डायबिटिक एजेंट, नेक्स्ट जो है ना हम एनेस्थीसिया के बारे में डिस्कस करेंगे। वो जो है ना वो हमारा पार्ट सेकेंड में होगा। मैं आपको वो भी वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में। वॉट आर एंटी डायबिटिक ड्रग्स। अभी देखिए, जो ड्रग्स डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है, ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ये ड्रग्स है दैट रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल्स बाय रिलीजिंग इंसुलिन और ओवरकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। इंसुलिन को रिलीज़ करके या इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम ओवरकम के, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोक कर हम डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए, इंसुलिन मेनली ये जो है ना ये हार्मोन है जो पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। पैनक्रियास का आपको फिगर दिख रहा होगा, पैनक्रियास से ये सीक्रेट होता है। पैनक्रियास के अंदर पर्टिकुलरली बीटा सेल्स जो है ना इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं मतलब नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल। FBS के अंदर हमें कितना ब्लड शुगर लेवल रहना है? FBS मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अगर फास्टिंग हो तभी जो है ना 99 mg/dl और बिलो इसके अंदर, या मतलब 90, 92, 95, 99 तक रह गया तभी जो है ना हमारा शुगर लेवल नॉर्मल है, हम नॉर्मल कह सकते हैं। 70, 60, 50, 45, हाँ, ये जो है ना ये हाइपोग्लाइसीमिया है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। बस हाइपर मतलब 99 या 99 के अंदर तक रहा तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा नॉर्मल है। या PPBS पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल, वो जो है ना 140 mg और बिलो रहना है, ठीक है, 140 mg/dL और बिलो। RBS मतलब रैंडम ब्लड शुगर लेवल। रैंडम ब्लड शुगर लेवल हमें हमारा 200 mg, ओके, अगर 200 mg/dL इसके अंदर रह गया तो हमारा रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना नॉर्मल है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब ये ऐसा ब्लड ग्लूकोज लेवल गाइस जो रैंडमली किया जाता है। रैंडम मतलब कभी भी इसका टेस्ट लिया जा सकता है, जैसे कि आफ्टरनून सेशन में हो, इवनिंग में हो, कभी भी लिया जा सकता है। HbA1c, अभी HbA1c ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है टू आइडेंटिफाई द ब्लड ग्लूकोज लेवल। HbA1c मतलब ये हीमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेट को मेज़र कर मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जो है ना शुगर लेवल अटैच रहता है, शुगर लेवल, हाँ, उसको हम देख कर ब्लड ग्लूकोज लेवल का इधर परिचय करते हैं, ठीक है। अभी HbA1c लेस दैन 5.7% रहा तभी जो है ना, तब जाकर ये मतलब HbA1c अगर 5.7 से कम रहा तभी वो नॉर्मल है ब्लड शुगर लेवल। अभी हम HbA1c के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। दीज ड्रग्स रिजॉल्व डायबिटिक सिम्टम्स, मतलब ये तमाम ड्रग्स मतलब एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है ना वो रिजॉल्व करते हैं डायबिटिक सिम्टम्स को। जैसे कि सिम्टम्स हम कह सकते हैं डिक्रीज, मतलब टायर्डनेस को कम कर सकते हैं, ओके। देन कंट्रोल एक्सेसिव यूरिनेशन। डायबिटिक पेशेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है एक्सेसिव यूरिनेशन, बार बार यूरिन का आना। देन कंट्रोल एक्सेसिव ईटिंग, ओके, ज़्यादा भूख लगना, ये सभी को जो है ना कंट्रोल करते हैं इन डायबिटिक ड्रग्स के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, देखिए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, आपको मैं बताऊंगा व्हाट डज द ABA1c, ये छोड़िए, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब ये फास्ट रहने पर, देखिए ये रेड लाइन दूर दिख रहा है ना 126 एंड अबो, ये जो है ना हमारा डायबिटिक पेशेंट पर हम कह सकते हैं 126 mg/dL या इससे ज़्यादा हो गया तो वो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक। 100 या 125 के बीच में रहा तो प्री डायबिटिक है, मतलब इनिशियल स्टेज है उसका शुगर लेवल का। 99 रहेगा या उसके अंदर रह गया तो वो नॉर्मल है। व्हाट डज HbA1c? सी HbA1c फुल फॉर्म ये है कि हीमोग्लोबिन A1c और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, ओके। जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर
एंटर हो जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जब हमारा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स एंटर हो जाता है, वो क्या करता है, अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। इसलिए HbA1c एक एक्यूरेट, एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है हमें डिटरमाइन करने के लिए शुगर लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट आपको HbA1c का मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ जिस पर नॉर्मल अब नॉर्मल लेवल आपको बताऊंगा। नॉर्मल देखिए 5.7% अगर HbA1c आया वो हमारा नॉर्मल है। अगर 5.7 to 6.4% आया तो वो जो है ना प्री डायबिटिक कहलाता है। देन अगर डायबिटिक्स हो उस पेशेंट को तो हमारा लेवल है 6.5% और हाइयर। ओके, इस प्रकार में क्लासिफिकेशन किया जाता है गाइस, ये फास्टिंग का हमारा टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन, जो हमारा सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस में अब तक जो हमने पढ़ा ना वो भी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज पर्पस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन देखिए इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 chains ऑफ द अमीनो एसिड linked together chemically but disulfide bridges formed between the side chains of the 4 of these amino acid। देखिए 2 चेन से जो है ना हमारा एक इंसुलिन बना हुआ है। ये चेन ए है और ये जो है ना ये चेन ए है, ये चेन बी है। चेन ए 21 अमीनो एसिड से बना हुआ है और चेन बी 30 अमीनो एसिड्स। ओके, ये दोनों चेन सल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए, ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। देखिए एक्चुअल चेन, देखिए इस तरीके से हमारा एक एक्चुअल चेन रहता है। ये एक एक्चुअल इंसुलिन, हमारा इंसुलिन का एक चेन है, स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज, इंसुलिन पर बहुत ही प्रकार के क्लासिफिकेशंस है इंपॉर्टेंटली। ओके, जो हम इंसुलिन देते हैं बाहर से, अभी इंसुलिन का इस्तेमाल किस लिए होता है वो मैं डिस्कस करूँगा। ओके, इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर मतलब बीटा सेल्स पैनक्रियास से अगर इंसुलिन का इस्तेमाल या इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है बीटा सेल से, तभी जो है ना हम एक्सटर्नल इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, प्रोबेबली ओके प्रिफर जो है ना टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में हम जो है ना इंसुलिन टाइप ऑफ द हाइपर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट रहे तभी जो है ना उन्हें इंसुलिन दिया जाता है उनका शुगर लेवल को कम करने के लिए। अभी इंसुलिन की क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि रैपिड एक्टिंग, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन की इंसुलिन अस्पार्ट, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन ग्लूलाइसिन, ये जो है ना रैपिड एक्टिंग है, मतलब इनका एक्शन जो है ना तुरंत होता है। मैं आपको बाद में इन डिटेल डिस्कस कराऊंगा उसके बारे में। शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन, जो शॉर्ट एक्टिंग है, मार्केट के अंदर बहुत सारे इंसुलिन अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट इंटरमीडिएट या बेसल, जैसे NPH इंसुलिन। ओके, NPH इंसुलिन भी एक तरीके का एक इंसुलिन क्लासिफिकेशन है। देन बेसल एनालॉग्स इंसुलिन ग्लारगाइन और इंसुलिन डेटिमिर। लॉन्गर एक्टिंग एनालॉग, लॉन्गर एक्टिंग जो बहुत लंबे समय तक एक्ट करते हैं, जैसे कि 2 दिन तक भी एक इंसुलिन एक्ट करता है, 1 दिन 24 आवर्स तक भी एक्ट करता है। उनके एग्जाम्पल इंसुलिन ग्लारगाइन एंड इंसुलिन डिग्लूटेक। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले, दैट इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। गाइज शॉर्ट एक्टिंग, नाम पर ही मालूम हो रहा है कि इसका एक्शन शॉर्ट है। ओके, देखिए रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन एंड रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ये दोनों जो है ना कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट एक्टिंग फॉर्मुलेशन। ओके, रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन हो गया या रैपिड एक्टिंग, ये दोनों है ना शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के एक एनालॉग है, उनके एक बेस है। ठीक है, टिपिकली इंसुलिन प्रिपरेशन जो है ना हम प्रिपेयर करते हैं इंसुलिन, वो ऑलवेज इंसुलिन प्रिपरेशन शुड बी कंबाइंड विद जिंक के साथ हम कंबाइन करके प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनका एक्शन जिंक के साथ बहुत ही ज़्यादा रहता है। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ गाइस, देखिए इंसुलिन मतलब ये जो है ना रेगुलर इंसुलिन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं इधर शॉर्ट एक्टिंग के अंदर। रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन या किसी भी प्रकार का इंसुलिन हो, वो हमेशा मतलब ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन 45 to 50 मिनट्स बिफोर फूड लिया जाता है। ठीक है, उनके एक्शन के लिए 45 से 50 मिनट्स बिफोर के खाने से पहले, मतलब 45 to 50 मिनट्स पहले आपको लेना है। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आप जस्ट आप खाने जा रहे हैं, मतलब आपका खाना अभी हो जाएगा, होने वाला है, हाँ, उससे पहले आप लेकर खाना खा सकते हो, क्योंकि एक्शन जो है ना तुरंत रहेगा और किसी भी प्रकार की आपको घबराहट नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर इंसुलिन, जो एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। देखिए गाइज, रेगुलर इंसुलिन इज अ जिंक इंसुलिन क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट विथ स्ट्रेंथ ऑफ 100 और
500 यूएसपी इंसुलिन यूनिट पर एम एल के अंदर 100 या 500 यूनिट रहता है गाइज पर एम एल के अंदर। ओके, ये रेगुलर इंसुलिन का, और ये रेगुलर इंसुलिन नहीं है, जिंक इंसुलिन क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट है। जिंक इंसुलिन क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट किस लिए है मैं आपको वो भी बताऊंगा, मतलब इसका काम किस तरीके से करता है मैं अभी वो भी आपको बताऊंगा गाइस। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको देखिए। नेक्स्ट गाइस देखिए, नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप नोट्स को आराम से देख सकते हो। अभी दिस इंजेक्शन शुड बी एडमिनिस्टर्ड 30 to 45 मिनट्स बिफोर मील्स। 30 से 45 मिनट्स बिफोर मील्स आपको इस इंजेक्शन को लेना है। अगर हम इसको ऑनसेट टाइम की बात करें तो गाइस, मतलब ये रेगुलर इंसुलिन की अगर ऑनसेट ऑफ टाइम की अगर इसकी बात करें तो गाइस ये 0.5 to 1 आवर तक इसका ऑनसेट रहता है। ओके, मतलब हाफ टू 1 आवर तक इसका ऑनसेट ऑफ है, तभी जाकर इसका ये काम दिखाएगा। पीक लेवल मतलब 1 to 3 आवर्स, आफ्टर 1 या 3 आवर तक इसका पीक लेवल हो जाएगा, मतलब पीक इफेक्ट ये दिखाएगा। अच्छा इफेक्ट 1 to 3 आवर्स के बाद में जो है, मतलब 1 to 3 आवर्स के दरमियान में इसका एक पीक इफेक्ट रहेगा, बेहतरीन इफेक्ट रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका एक्शन है जो ना रेगुलर इंसुलिन का 6 से 10 आवर्स तक रहता है, मतलब 6 से 10 घंटों तक का इसका एक्शन रहता है। ओके, ये हो गया हमारा मोड ऑफ, मतलब कितने घंटों तक ये काम कर सकता है, वो हो गया हमारा। नेक्स्ट गाइस आपको मैं बताऊंगा, ये रेगुलर इंसुलिन किसी भी प्रकार का इंसुलिन हो वो हमें फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने से जो है ना उनका ड्यूरेबिलिटी और ड्यूरेबल स्ट्रेंथ नेचर उनका ख़राब नहीं होगा, बढ़ जाएगा। अभी रेगुलर इंसुलिन काम किस तरीके से करता है वो मैं आपको बताऊंगा। गाइस देखिए रेगुलर इंसुलिन का काम, अभी जब रेगुलर इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट से, अभी वो फॉर्म, ये रेगुलर इंसुलिन है, ये हेक्सामर फॉर्म करते हैं उस सबक्यूटेनियस लेयर पर, के सबक्यूटेनियस लेयर पर हेक्सामर फॉर्म करते हैं। 30 मिनट्स के बाद में ये क्या करते हैं गाइस, हेक्सामर्स जो है ना, मतलब ये जो हमारा इंसुलिन है रेगुलर इंसुलिन, ये ब्लड के अंदर धीरे धीरे से मतलब जाने लगते हैं, ब्लड के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। जब ब्लड के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ये क्या करेंगे, इंसुलिन को सिक्रेट करेंगे, मतलब ये अपने आप में ही एक इंसुलिन है। ठीक है, अगर ब्लड लेवल आपका इंक्रीज़ हो गया तो ये क्या करेंगे, ब्लड लेवल को डिक्रीज़ करेंगे ब्लड के अंदर जाकर इन द फॉर्म ऑफ हेक्सामर। ओके, ये आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, ये हो गया हमारा रेगुलर इंसुलिन। नेक्स्ट बात करते हैं हम रैपिड इंसुलिन के बारे में। तो गाइस रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, देखिए ये एक प्रकार का, मतलब इसको एनालॉग कह सकते हैं हम, शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग कह सकते हैं। ये देखिए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कि अगर हम बात करें तो गाइस इनका भी एक पीक लेवल है, इनका भी जो है ना एक ऑनसेट ऑफ एक्शन है। मैं आपको बताऊंगा इनका पीक लेवल होता क्या है, इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता क्या है। देखिए गाइस ये जो है ना, मतलब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इनका मेन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन अस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलाइसिन एंड टेक्नोस्पोर इंसुलिन, ये 4 बेसिक क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफाई होता है। कौन सा, दैट इज़ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। मैं आपको उसके बारे में एक 1 by 1 आपको डिस्कस करके बताऊंगा गाइज। इधर बताया है देखो। ओके, इंसुलिन एंड 3 इंसुलिन एनालॉग्स, लिस्प्रो, अस्पार्ट एंड ग्लूलाइसिन। ओके, इसके 3 बेसिक क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले इंसुलिन लिस्प्रो। इंसुलिन लिस्प्रो गाइज ये एक इंसुलिन एनालॉग है, ठीक है, इंसुलिन का एक एनालॉग है, wherein the proline at location B28 is reversed with the lysine at B29। मतलब लिस्प्रो का काम क्या है गाइस, जब लिस्प्रो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, जब लिस्प्रो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, ये करता क्या है, चेन बी के अंदर, इंसुलिन के चेन बी के अंदर ये प्रोलाइन और लाइसिन जो आपको दिख रहा है 28 और 29 पोजीशन पर, ये रिवर्स कर देता है। मतलब 28 पर जो प्रोलाइन है ना वो 29 पर जाएगा, 29 पर जो लाइसिन है ना वो 28 पर जाएगा। इस तरीके का इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सिंपल सा एक्शन है इंसुलिन लिस्प्रो का जो मैंने आपको बताया है, इतना ही है। इस इंसुलिन लिस्प्रो के अगर ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो गाइस देखिए, इधर देखिए इंसुलिन लिस्प्रो 0.25 से 0.5, मतलब 25 मिनट्स के बाद, ठीक है, 25 मिनट्स हाफ एन आवर के बाद ये एक एक्शन दिखाएगा। इसका एक्शन पीक लेवल पर 0.5 to 1 आवर तक, मतलब तभी जाके वो पीक लेवल तक पहुंच जाएगा, और 3 to 5 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा इंसुलिन लिस्प्रो का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत ही सिंपल है, आप बस समझते जाइए। अभी इसका एक्शन की अगर बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए तो गाइस देखिए इंसुलिन लिस्प्रो
जब हम सब क्यूटेनियस रूट पर इसको देते हैं इंसुलिन डिस्प्रो को, ये करते क्या है आपको बताया था मैंने। 29 पोजीशन 28 पर जाएगा और 28 पर जो है ना वो 29 को जाएगा, मतलब इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे होने से तब क्या होगा गाइस, यही इंसुलिन ये जो है ना ब्लड के अंदर चले जाएगा, ब्लड के अंदर जाकर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को ठीक करेगा। इतना आपको याद रखना है बस। ओके, ये डिफ्यूज़ हो जाएगा मोनोमर्स के प्रकार में, मोनोमर्स के रूप में डिफ्यूज़ होके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये नॉर्मलाइज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट गाइस हमारा एक और एनालॉग रैपिड एक्टिंग का, दैट इज इंसुलिन अस्पार्ट। इंसुलिन अस्पार्ट ये भी एक तरीके का एक एनालॉग है गाइस। ये अभी होता क्या है इंसुलिन अस्पार्ट में, इट इज़ अ सिंगल सब्सटीट्यूशन ऑफ अ प्रोलाइन बाय अस्पार्टिक एसिड एट B28 पोजीशन। देखिए B28 पोजीशन पर क्या रहता है गाइस, प्रोलाइन रहता है। B28 पोजीशन, ये बी चेन पर, ये जो है ना बी चेन पर 28 पोजीशन पर जो है ना प्रोलाइन रहता है। ठीक है, प्रोलाइन को अस्पार्टिक एसिड से सब्सटीट्यूट किया जाता है, अस्पार्टिक एसिड से सब्सटीट्यूट किया जाता है। अगर वो सब्सटीट्यूट हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलिन अस्पार्ट कहा जाएगा। वो आपको याद रखना है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके हम ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो अस्पार्टिक एसिड गाइस, दैट इज इंसुलिन अस्पार्ट, 0.17 to 0.33 मिनट्स इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है। अगर पीक लेवल 0.5 to 1 आवर, देन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 5.3 आवर्स का इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, दैट इज इंसुलिन अस्पार्ट का। नेक्स्ट हमारा गाइज इंसुलिन ग्लूलाइसिन। इंसुलिन ग्लूलाइसिन एक डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन है, बिकॉज द अमाइनो एसिड asparagine at location B3 is exchanged by lysine and the lysine in location B29 by glutamic acid। इतना आपको याद रखना है बस। इधर होता क्या है गाइज, B3 के अंदर ओके एक्सचेंज होता है लाइसिन से, और B29 पोजीशन पर लाइसिन रहता है, वो एक्सचेंज हो जाता है ग्लूटामिक एसिड के द्वारा। ओके, B3 पोजीशन के अंदर क्या रहता है, B3 पोजीशन के अंदर देखिए ये जो है ना इधर से एक्सचेंज होकर B3 पोजीशन से इधर से एक्सचेंज होकर लाइसिन हो जाता है। ठीक है, मगर जब हम इस इंसुलिन ग्लूलाइसिन को देते हैं बॉडी के अंदर जाकर ब्लड में ये ASN को काटकर लाइसिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो है ना लाइसिन जो है ना 29 पोजीशन पर उसको हटाकर ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं गाइज, ग्लूलाइसिन। ग्लूटामिक एसिड को B29 पोजीशन पर ये जो है ना क्लियर कर देता है मतलब। और ये जो है ना सबक्यूटेनियस रूट में दिया जाता है 15 मिनट्स बिफोर प्रियर टू मील। ओके, 15 मिनट पहले दिया जाता है। अगर इसके हम ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें ग्लूलाइसिन की, 0.25 to 0.41 आवर्स का एक ऑनसेट है। 0.5 to 1 आवर तक जो है ना मतलब तब पीक लेवल पर पहुंचता है। 4 to 6.3 आवर्स इसका जो है ना एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, दैट इज़ टेक्नोस्फीयर इंसुलिन। टेक्नोस्फीयर इंसुलिन ये एक ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशन है गाइस, जो एक फॉर्मुलेशन है रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन का। ओके, जो हम इनहेल करते हैं एंड अब्जॉर्ब्ड थ्रू पल्मोनरी टिश्यूज़ के द्वारा ये अब्जॉर्ब हो जाता है गाइस। और अगर हम इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन ये है कि ये लेस देन 0.25 ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका, मतलब लेस देन 0.25 मिनट्स, 25 मिनट्स पर ही ऑनसेट दिखाएगा, एक्शन दिखाएगा। पीक लेवल इसका जो है ना 1.5 आवर तक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 3 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। इसके अंदर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन के अंदर हमारा एक NPH बोल के एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन है। अभी वो NPH होते क्या है, देखिए गाइज NPH एक न्यूट्रल टाइप ऑफ द इंसुलिन है। ठीक है, न्यूट्रल टाइप ऑफ द इंसुलिन है। ठीक है, न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन ये एक NPH टाइप ऑफ द इंसुलिन है। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन। ओके, न्यूट्रल फॉर्म में ये रहता है गाइज। अभी NPH इंजेक्शन ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मतलब लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। अगर इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें
तो NPH इंसुलिन की क्लासिफिकेशन की बात करें, सब टाइप, इसके एनालॉग्स जो है ना मेनली 3 टाइप्स के इसके एनालॉग है, दैट इज इंसुलिन डेटेमिर, इंसुलिन ग्लारगाइन एंड इंसुलिन डिग्लूटेक। अभी एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। इंसुलिन डेटेमिर ये करते क्या है गाइस, ये आसान से मैं आपको बताऊंगा गाइस। इंसुलिन डेटेमिर में होता क्या है, देखिए इंसुलिन डेटेमिर में ये जो है ना, ये इंसुलिन डेटेमिर ये करता क्या है, ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन इंसुलिन है, ठीक है। ये जो है ना हमारा नॉर्मल ह्यूमन इंसुलिन है। कौन सा, ये नॉर्मल ह्यूमन इंसुलिन। ये इंसुलिन डेटेमिर क्या करता क्या है, देखिए ये जो B30, ये B30 जो है ना, B30 पोजीशन पर, ठीक है। B30 ये हमारा लाइसिन B29 पोजीशन पर हो गया, और ये B30 पोजीशन पर 309 बोलकर एक जो है ना एक अमाइनो एसिड रहता है 309, वो 309 को डिटैच कर देते हैं ये लोग, मतलब इंसुलिन डेटेमिर 309 को डिटैच कर इधर जो है ना इसके बदले में ओके मिरिस्टिक एसिड जो एक 14 कार्बन का एक फैटी एसिड चेन है उसको ऐड कर देते हैं, ओके। जब जाकर ये एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब ये किस तरीके से एक्शन प्रोड्यूस करता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए जब हम इंसुलिन के सब केटोनियस रूट में दिया जाता है इंसुलिन को, ये करते क्या है गाइस, ये इंसुलिन जो है ना मोनोमर्स के द्वारा ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अभी आपको पता है कि ब्लड के अंदर अल्बुमिन रहता है, तो ये इंसुलिन डेटेमिर करते क्या है, अल्बुमिन के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा अल्बुमिन के साथ जुड़कर ये क्या करते हैं, इंसुलिन को सिक्रेट करने में मदद करते हैं, इंसुलिन को सिक्रेट करने में मदद करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देते हैं, बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन को सिक्रेट करने के लिए, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये डिक्रीज कर देते हैं। कि इनका मेन काम क्या है जो है ना, ये इन अल्बुमिन के साथ अल्बुमिन के साथ कनेक्ट होते हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इंसुलिन डेटेमिर। अगर हम इनके ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो गाइस इंसुलिन डेटेमिर का ऑनसेट ऑफ एक्शन तो देखिए अपने आप में लाजवाब है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 3 to 4 आवर्स के बाद में ऑनसेट रहता है, मतलब ये लॉन्ग एक्टिंग है ना इसलिए, और पीक इफेक्ट जो है ना 6 to 8 आवर्स तक का, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखिए 6 to 24 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। नेक्स्ट हमारा NPH एनालॉग है, दैट इज इंसुलिन ग्लारगाइन। अब इंसुलिन ग्लारगाइन ये टोटली डिफरेंट है नॉर्मल इंसुलिन के मुकाबले में। अब ये करता क्या है गाइस, बहुत ही सिंपल है। देखिए इंसुलिन ग्लारगाइन अस्परजाइन को चेंज करता है ग्लाइसाइन से एट द 21 अमाइनो एसिड ऑफ द A चैन इंसुलिन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और 2 अर्जिनाइन रेसिड्यूज जो है ना ऐड कर देता है, ओके, किसे, B चैन पर, मतलब एक कार्बोक्सिल टर्मिनल ऐड कर देता है B चैन पर। मैं आपको धीरे से बताऊंगा, समझिए इसको। तो इधर देखिए ये जो है ना हमारा एक इंसुलिन है, ये चैन A है और ये चैन B है, ठीक है। अभी चैन A पर ये क्या करेगा, 21 पोजीशन पर ओके अस्परजाइन को रिप्लेस करके ओके ग्लाइसिन को ऐड कर देगा। और चैन B पर जो है ना ओके चैन B पर ये क्या करेगा, 2 R रेसिड्यूज को ऐड करेगा, मतलब एक कार्बोक्सिल चैन को जो है ना वो ऐड कर देगा। इधर आपको दिख रहा है कार्बोक्सिल चैन को जो है ना वो ऐड कर देगा, वो इंसुलिन ग्लारगाइन है। आपको इतना ही याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चैन B का मालूम होगा, चैन A का भी मालूम होगा। और देखिए इधर जो है ना चैन B हमारा अमीनो एसिड 30 रहता है, अगर ये 2 रेसिड्यू ऐड हो गए तो क्या होगा, चैन हमारा लंबा हो जाएगा, मतलब 31 एंड 32 हो जाएगा हमारा अमीनो एसिड। इसको आपको याद रखना है। अब इसका एक्शन की अगर बात करें किस तरीके से एक्ट करता है बॉडी के अंदर, देखिए गाइस जब हम सब क्यूटेनियस रूट पर इसको देते हैं इंसुलिन ग्लारगाइन को, ओके सब क्यूटेनियस रूट से देते हैं, ये हेक्सामर्स के रूप में फॉर्म होते हैं इनिशियली। हेक्सामर्स जो है ना मोनोमर्स में कन्वर्ट होके मोनोमर्स जो है ना वो धीरे धीरे से जो है ना ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाएंगे और ह्यूमन इंसुलिन को एक्टिव करके ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते तो गाइस यही है, यही सब आपको याद रखना है। इधर अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो गाइस देखिए ऑनसेट ऑफ एक्शन अगर हम ग्लारगाइन की बात करें तो 1 to 2 आवर्स है। पीक एक्शन फ्लैट है, मतलब 24 आवर्स तक इसका 24 आवर्स में ये एक्शन पीक दिखाता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर्स है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और पीक एक्शन दोनों सेम है। नेक्स्ट द लास्ट NPH दैट इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, वो है हमारा डिग्लूटेक। DE माना क्या है बोलो, DE मतलब डिलीट, DE मतलब डिलीट,
समझ में आ रहा ना, DE मतलब डिलीट। अभी यहाँ होता क्या है गाइज, इट इज़ अ अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, मतलब 42 आवर्स तक एक्ट करने वाला एक इंसुलिन है। जहाँ होता क्या है, B30 पोजीशन पर 309, आपको पता है B30 पोजीशन पर क्या रहता है, 309 अमीनो एसिड रहता है, उसको डिलीट कर देते हैं ये लोग। ये क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, एंड 29 पोजीशन पर क्या करते हैं, ओके, डिकेनाडोइक एसिड को ऐड कर देते हैं। मतलब 29th जो पोजीशन है ना, कॉन्जुगेटेड टू हेक्सा डिकानिडियोक एसिड, हेक्सा डिकानिडियोक एसिड, ये जो है ना इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन तक का काम करता है। मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो है ना 30th पोजीशन पर 309 बोल के रहता है। ये 309 को क्या करते हैं ये लोग, ये जो है ना रिप्लेस कर, मतलब डिलीट कर देते हैं। 309 को जो है ना डिलीट करके, ओके, 29th पोजीशन लाइसिन पर डिकानियोइक एसिड का अटैच हो जाता है। डिकानियोइक एसिड ये भी एक लॉन्ग चेन कार्बन टर्मिनल है, फैटी एसिड टर्मिनल है, इसका एक्ट हो मतलब अटैच हो जाता है। इस तरीके से ये एक बेहतरीन तरीके से इसका एक्शन रहता है, किसका, इसका डिग्ल्यूडेक का। समझ में आ रहा है ना। अगर हम इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो गाइस, डिग्ल्यूडेक 1 to 2 आवर्स का एक इसका ऑनसेट है, और पीक इफेक्ट 42 आवर्स पर ये पीक इफेक्ट दिखाएगा, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी 42 आवर्स है। हाँ तो गाइस, ये हो गया हमारा इंसुलिन एंड इस प्रिपरेशन। ओके, कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी डायबिटिक एजेंट्स, जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारा। ठीक है, जो आपने ऊपर का देखा है ना, उसी को लेकर हम आज क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है सल्फोनाइल यूरिया। अभी सल्फोनाइल यूरिया देखिए, इट इज़ यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज़। ओके, सिंपल आप याद रखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस जो है ना, वो टैबलेट के द्वारा, मतलब इन सल्फोनाइल यूरिया हो गया, ओके, बाइक्यूनाइट्स हो गया, मैग्लिटिनाइट्स हो गया, इनके द्वारा हम ठीक नहीं कर सकते। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। ओके, इसलिए हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते थे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में। ओके, अभी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस ये एक ऐसा डायबिटिक है जो ड्रग्स के द्वारा, मतलब ड्रग्स मतलब जो टैबलेट्स के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। ओके, सल्फोनाइल यूरिया करते क्या है गाइस, वो देखो लोअर करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, कैसा, बाय स्टिमुलेटिंग द इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। ये करते क्या है, ये इंसुलिन रिलीज करते हैं बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास से। इंसुलिन के अंदर होता क्या था हमारा, मतलब जो सिंथेटिक इंसुलिन था उसके अंदर हम बाहर से इंसुलिन देते थे, बाहर से इंसुलिन देकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते थे। लेकिन इधर क्या करते हैं गाइस, सल्फोनाइल यूरिया, मतलब इधर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के अंदर इंसुलिन बाहर से नहीं दिया जाता, अंदर का जो इंसुलिन है ना, मतलब पैनक्रियास से जो बीटा सेल्स से जो इंसुलिन सीक्रेट होता है उसको हम स्टिमुलेट कर देंगे, मतलब सीक्रेट होने के लिए हम स्टिमुलेट करेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, और सल्फोनाइल यूरियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। ये जनरल स्ट्रक्चर है सल्फोनाइल यूरियाज का, जहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, एक अल्काइल अटैच होता है उस पर, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इसलिए मतलब सल्फर ग्रुप अटैच होने के कारण ही इन्हें सल्फो कहा जाता है। ओके, देन कीटोन ग्रुप भी है, R2 एक मतलब सेकेंडरी अमाइन भी इसको लगा हुआ रहता है, सेकेंडरी अल्काइल भी इसको लगा हुआ रहता है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें किसकी, सल्फोनाइल यूरियाज की, ये देखिए 3 बेसिक क्लास के अंदर क्लासीफाई है, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट ड्रग्स वो है, ये जो है ना टोलाजमाइड और टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोमाइड, ये जो इंपॉर्टेंट हमारे स्ट्रक्चर्स है फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। देन सेकेंड जनरेशन ड्रग्स सल्फोनाइल यूरियाज के, वो है ग्लिबनकिलामाइड, नेक्स्ट ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ये जो है ना इंपॉर्टेंट सेकेंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन वो है जैसे ग्लिमिप्राइड, ग्लिमिप्राइड जो है ना हमारा थर्ड जनरेशन एक ड्रग है गाइस। तो अगर नॉर्मली बेसिकली हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज की अगर बात करें, आपको एक बात याद रखना है, किसी भी प्रकार का जनरेशन हो, मतलब सल्फोनाइल यूरियाज के अंदर फर्स्ट जनरेशन हो, सेकेंड जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन हो, पूरे ड्रग्स जो है ना यही मैकेनिज्म पर डिपेंडेंट है, यही इनका मैकेनिज्म है। अगर वो एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके का अगर मैकेनिज्म पूछा गया, फॉर एग्जांपल उन्होंने ग्लिबनकिलामाइड का पूछा, या टोलाजेलामाइड का, या टॉलब्यूटामाइड का, ग्लिमिप्राइड का, सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, सभी के मैक्सिमम यूजेस जो है ना वो भी सेम है, साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको सेम ही लिखना है। एक बात आप हमेशा याद रखिए। देखिए
सल्फोनाइल यूरियाज अभी करते क्या है गाइस, आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ, आपको ये सभी दिख रहा होगा। सल्फोनाइल यूरियाज क्या करते हैं गाइस, ये जो है ना ब्लॉक कर देते हैं एटीपीएस चैनल को। ओके, सल्फोनाइल यूरिया बाइंड एंड क्लोज एटीपीएस सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, ओके, विच डीपोलराइज द सेल बाय प्रिवेंटिंग पोटेशियम फ्रॉम एग्जिटिंग। पोटेशियम का काम क्या है, वो बाहर जाना उनका काम है, ठीक है, बाहर जाना उनका काम है। जैसे कि आपने पढ़ा ही था, 2 पोटेशियम बाहर चले जाएंगे और 3 सोडियम का अंदर आना होगा। हाँ, अगर हम सल्फोनाइल यूरिस का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पर जो ना जो पोटेशियम बाहर जाता है उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर उसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, पोटेशियम की मात्रा अंदर जो है ना इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर पोटेशियम की मात्रा अंदर इंक्रीज़ हो गई तो क्या होगा, वो ये डीपोलराइजेशन होगा। अगर डीपोलराइजेशन हो गया तो डिस डीपोलराइजेशन ओपन वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अगर ये डीपोलराइजेशन हो गया तो क्या होगा गाइस, पोटेशियम जो है ना अंदर आने लगेगा, ठीक है। कैल्शियम जो है ना अंदर आने लगेगा। अगर पोटेशियम का बाहर जाना नहीं होगा तो वो क्या करेगा, डीपोलराइज करेगा। डीपोलराइज होने से जो है ना कैल्शियम जो है ना कैल्शियम चैनल से अंदर आ जाएगा। अभी वो कैल्शियम क्या करता है, ये कैल्शियम जो है ना इंसुलिन वेसिकल्स को बम्बार्ड कर देता है। किस लिए, इंसुलिन मतलब बीटा सेल्स बम्बार्ड कर देता है, बम्बार्ड करके उनको हिलाकर शेक कर इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। वो क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। द राइज इन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम लीड्स टू इंक्रीज फ्यूजन ऑफ इंसुलिन ग्रैन्यूल्स विद द सेल मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ द मैच्योर इंसुलिन, मतलब इंक्रीज कर देते हैं इंसुलिन का सिक्रेट होना। समझ में आ रहा ना, इतना ही सिंपल आपको याद रखना है। अगर इंसुलिन सिक्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सेस ग्लूकोज वापस एडिपोज टिश्यू वापस लीवर के अंदर चले जाएगा और हमारा जो है ना ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रहेगा। क्लोरप्रोमाइड ये क्लास है, मतलब सब क्लास फर्स्ट जनरेशन का एक क्लास है। इट इज़ एन एंटी डायबिटिक ड्रग बिलोंगिंग टू द सल्फोनाइल यूरियाज। ये टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस को ठीक करने के लिए दिया जाता है। क्लोरप्रोमाइड का स्ट्रक्चर देखिए गाइस, आप बिल्कुल घबराइए मत, स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर देना है। ओके, क्लोरीन इधर अटैच है बेंजीन को, उधर जो है ना ये सेम, मतलब देखिए सेम जो है ना आपको समझ के इक्वल करके पढ़ना है। देखिए ये जो है ना एस डबल बॉन्ड हो, सल्फर बॉन्ड, ठीक है, इधर भी आपको सल्फर बॉन्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट सब में आपको मैक्सिमम सल्फर बॉन्ड मिल जाएगा। टॉलब्यूटामाइड ये भी एक फर्स्ट जनरेशन का एक पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, जो एक सल्फोनाइल यूरिया का एक बेसिक क्लास है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन में दिया जाता है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया को ठीक करने के लिए दिया जाता है। टॉलब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर है, देखिए सब सेम है, एस डबल बॉन्ड ओ एन, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। ओके, इधर भी देखिए सेम है। जस्ट होता क्या है, क्लोरीन का अटैच होने से क्लोरप्रोमाइड होता है, क्लोरीन का अटैच नहीं होने से टॉलब्यूटामाइड होता है। साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सभी साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट इज ग्लिपिजाइड। ग्लिपिजाइड गाइस ये भी एक तरीके का एक एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है। ओके, ग्लिपिजाइड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये है स्ट्रक्चर ग्लिपिजाइड का। देखिए ये जो है ना हमारा सेम है, जस्ट आपको ऐड क्या करना है, ये एक स्ट्रक्चर और ये एक स्ट्रक्चर को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। देन कॉमन साइड इफेक्ट्स, सेम साइड इफेक्ट्स आपको लिख देना है, डायरिया, नाउजिया, ब्लड शुगर मतलब कम लो ब्लड शुगर होना, हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट का एक मेन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट यही है कि ये हो गए हमारे चंद साइड इफेक्ट्स ग्लिपिजाइड के। नेक्स्ट गाइस हमारा ग्लिमिप्राइड, ये भी एक एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है। ग्लिमिप्राइड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। इधर और एक इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए आपको दिख रहा होगा 5 मेंबर्ड रिंग है इधर, ठीक है। यस, एडवर्स इफेक्ट्स सेम आपको एडवर्स इफेक्ट्स लिख देना है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यस, टॉलब्यूटामाइड का सिंथेसाइज की अगर हम बात करें तो गाइस ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टार मार्क में था, ठीक है। स्टार मार्क में इसलिए इसका हम सिंथेसाइज पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है ना इसका SAR भी पढ़ा जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको क्या लिखना है, वही मतलब सल्फोनाइल यूरियास को जो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले किया था ना, वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको इधर लिख लेना है, मतलब ये वाला, ठीक है। अगर आप डायग्राम छुड़ा देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, मतलब आपको मार्क्स जो है ना आंख मूछ कर दिए जाएंगे। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, फिगर। यस, टॉलब्यूटामाइड की सिंथेसाइज की अगर बात करें तो गाइस देखिए सल्फोनामाइड सिंपल, ये प्यारा टॉलिल सल्फोनामाइड जब रिएक्ट करते हैं इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से, ठीक है, तभी जो है ना हमको एक
कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को अगर हम फर्दर रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टॉल ब्यूटामाइड मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमको, टॉल ब्यूटामाइड मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है। मतलब इधर हम करते क्या है, बस इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना, इतना आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंथेसिस ऑफ द टॉल ब्यूटामाइड। SAR ऑफ टॉल ब्यूटामाइड की बात करें तो गाइस देखिए, SAR ये जो आपको फर्स्ट रिंग जो दिख रही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए। ओके, दैट इज अराइल सल्फो, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, अराइल रिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना हमारा सल्फर ग्रुप जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सल्फर ग्रुप जो है ना ये एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, ये भी एसेंशियल है। देन ये एलिफेटिक ग्रुप जो आपको दिख रहा है, एलिफेटिक ग्रुप, ये R2 वाला, ये R2 वाला जो है ना ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर अगर ये ना हो तो लाइपोफिलिसिटी, लिपिड का आपका कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज हो जाएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर कार्बन इधर इस जगह पर कार्बन नंबर 3 to 6 अगर रह गए तो जो है ना ऑप्टिमल एक्टिविटी दिखाएगा। ओके, अगर इस अराइल के अंदर कुछ डिक्रीज हो गया, मतलब R2 के अंदर कुछ अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, इधर जो है ना एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा और टॉक्सिसिटी जो है ना इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये आपको SAR आपको याद रखना है, बस सिंपल SAR आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइज हमारा नेक्स्ट क्लास, दैट इज बिग्यूनाइड्स। बिग्यूनाइड्स ये हमारा एक एंटी डायबिटिक एजेंट हम कह सकते हैं, या हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी हम कह सकते हैं। गाइज बिग्यूनाइड्स एक मशहूर ब्रांड है मेटफॉर्मिन के नाम पर। इट इज़ अ टाइप ऑफ ओरल डायबिटिक मेडिकेशन जो लोअर ब्लड शुगर लेवल्स को ठीक करने के लिए हाई ब्लड शुगर लेवल को ठीक करने के लिए दिया जाता है इन टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें इसके बिग्यूनाइड्स या मेटफॉर्मिन की, देखिए डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग 30% तक का इसका साइड इफेक्ट है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, हेडेक, एक्सेसिव स्वेटिंग भी इसका एक साइड इफेक्ट है। सिंथेसाइज की अगर बात करें तो गाइस वेरी सिंपल सिंथेसाइज है इसका। डाइसिनामाइड जब रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, जब तभी जाकर हमें जो है ना एक प्रोडक्ट मिलता है, उसी प्रोडक्ट को हम बिग्यूनाइड कहते हैं। ओके, बिग्यूनाइड। मेटफॉर्मिन एक स्ट्रक्चर है, मेटफॉर्मिन का सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है मेटफॉर्मिन का। ओके, मेटफॉर्मिन का सिंथेसाइज भी सेम है, यही सिंथेसाइज आपको लिखना है अगर पूछा गया तो। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अभी मेटफॉर्मिन करते क्या है गाइस, ये जो है ना आपके लिवर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और स्केलेटल मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर क्या करेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को डिक्रीज करेंगे, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को डिक्रीज करेंगे। अगर मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस का डिक्रीज हो जाना मतलब ग्लूकोज का प्रोडक्शन में कमी हो जाना। अगर ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन भी कम हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है भाई, सिंपल इतना ही। अगर स्केलेटन मसल्स से अगर ग्लूकोज नहीं बाहर आया तो क्या होगा, हाँ वेरी गुड, ग्लाइसीमिक एजेंट, हाइपरग्लाइसीमिया का कंडीशन भी कम हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट गाइस थायाजोलिडिन डायोन्स। थायाजोलिडिन डायोन्स ये भी एक क्लासिफिकेशन है एक एंटी डायबिटिक एजेंट का, जो टाइप 2 डायबिटिक मेलिटिस को ठीक करने के लिए दिया जाता है। इसके अंदर की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पयोग्लिटाजोन एक ड्रग है, पयोग्लिटाजोन, जिस पर हमें जो है ना एक बेंजीन रिंग अटैच हुआ है, उस पर एक ऑक्सीजन भी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और रिंग है जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, जिस पर सल्फर एक है, NH मतलब नाइट्रोजन फिर अटैच हुआ है। ठीक है, 2 हेटेरोसाइक्लिक एटम्स अटैच हुए हैं, कीटोन ग्रुप इसको अटैच हुए हैं, दैट इज C+O पयोग्लिटाजोन पर। और पयोग्लिटाजोन एक एंटी डायबिटिक एजेंट है जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस को ठीक करने के लिए दिया जाता है, और ये इट इज़ यूज्ड विथ मेटफॉर्मिन। पयोग्लिटाजोन मेटफॉर्मिन के साथ दिया जाता है। ओके, और सल्फोनाइल यूरिया मतलब के साथ भी दिया जा सकता है, इंसुलिन के साथ भी इसको दिया जा सकता है। ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट्स, थ्रोट इन्फ्लेमेशन, पेन इन द मसल, स्वेलिंग मतलब थ्रोट का पेन होना, सूजन आना, ये सभी जो है ना साइड इफेक्ट है। हार्ट फेलियर भी साइड इफेक्ट है, ओस्टियोपोरोसिस भी एक साइड इफेक्ट है। ये इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दैट इज यूज इज नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इसकी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो गाइस ये करते क्या है, पयोग्लिटाजोन ये जो है ना एक्टिवेट कर देते हैं PPAR-Y रिसेप्टर्स को। न्यूक्लियस के अंदर जो है ना PPAR-Y रिसेप्टर्स को ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, ये PPAR-Y रिसेप्टर एडिपोज या फैट सेल्स के अंदर रहते हैं। इन्हें एक्टिवेट करने से क्या होगा, ओके, इन्हें एक्टिवेट करने से इंसुलिन रिस्पॉन्स ऑफ द जीन क्या होना, इंक्रीज हो जाएगा।
अगर इंसुलिन का रेस्पॉन्स इंक्रीज हो गया तो इंसुलिन का सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर इंसुलिन का सिक्रेशन हो गया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ग्लूकोज जो है ना वापस मतलब रिटर्न लीवर के अंदर चले जाएगा। अगर ग्लूकोज रिटर्न लीवर के अंदर चले गया तो क्या होगा, एक्सेसिव ग्लूकोज का बॉडी के अंदर होना, अगर वो वापस ब्लड के अंदर होना, अगर वो वापस लीवर के अंदर चले गया तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जो है ना ज़्यादा नहीं रहेगा ब्लड के अंदर। अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ब्लड के अंदर नहीं रहेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन भी नहीं होगा। ये आपको याद रखना, मतलब ये डिपॉजिट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं लीवर के अंदर। लीवर से ही ना, लीवर एडिपोज टिश्यू से, ओके, इन्हीं से ना ग्लूकोज बनता है। हाँ, अगर एक्सेस ग्लूकोज ब्लड के अंदर हो गया तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इन ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, ये जो ब्लड के अंदर है ना वापस रिटर्न भेज देते हैं, किसमें, लिवर या एडिपोज टिश्यू में। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ द इंसुलिन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज रोसीग्लेटाजोन। रोसीग्लेटाजोन भी एक थायोजोलिडिन का एक क्लास है गाइस। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर है, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट मेग्लिटिनाइड्स। मेग्लिटिनाइड्स ये भी एक तरीके का एक ड्रग है जो टाइप 2 डायबिटीज मिलिटिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। मेग्लिटिनाइड का स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा होगा, जो 2 बेंजीन रिंग है। ओके, एक बेंजीन रिंग पर C डबल बॉन्ड OH है, एक बेंजीन रिंग पर O है, इधर Cl अटैच हुआ है, देन C डबल बॉन्ड O NH भी इस पर अटैच हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट रिपाग्लिनाइड, ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है जो मेग्लिटिनाइड्स का एक क्लास है। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है गाइस, ये इंसुलिन को सिक्रेट करने में मदद करता है। अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ भी पता नहीं चल रहा तो आप इतना लिखिए, दीज ड्रग्स, किसी भी प्रकार का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो या एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट हो, किसी भी प्रकार का, हाँ, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक कॉमन है। दीज एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट, they helps to release the insulin from the beta cells of the pancreas। ये आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमेशा याद रखना है। रिपाग्लिनाइड का ये स्ट्रक्चर है गाइस, रिपाग्लिनाइड का स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। अगर 2 to 3 टाइम्स अगर स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर देंगे तो इजी से आ जाएगा। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो गाइस, ईयर कंजंक्शन, देन कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, लॉस ऑफ वॉइस, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, स्टफी और रनिंग नोज। नेक्स्ट इज नेटाग्लिनाइड। नेटाग्लिनाइड भी एक तरीके का ये जो है ना, ये हमारा मेग्लिटिनाइड्स है, मेग्लिटिनाइड्स का एक बेस है, मतलब एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट गाइस, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट, दैट इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। नाम के अंदर ही पता चलता है ये करते क्या है, ये जो है ना ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट करते हैं। ओके, अगर ग्लूकोसाइडेज का इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स माना शुगर, अगर शुगर का बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स आर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट दैट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय डिलेइंग द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर इधर अकार्बोज एक स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक एंटी डायबिटिक एजेंट है जो हमारा अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है। ठीक है, ये हमारा हो गया अकार्बोज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की इसकी बात करें तो देखिए गाइस, ये जो है ना विदाउट अकार्बोज है, मतलब इधर कार्बोहाइड्रेट्स का अब्जॉर्प्शन जो है ना तुरंत हो रहा है। ठीक है, तुरंत हो रहा है। इधर देखिए अगर विथ अकार्बोज, अगर अकार्बोज के लेने से जो है ना, इधर देखिए आप कार्बोहाइड्रेट्स का अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। ठीक है, हो रहा है मगर कम, धीरे धीरे से हो रहा है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का अब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा तो मतलब उतना इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पर हाइपरग्लाइसीमिया का, आपको वो बात याद रखना है। नेक्स्ट वोग्लिबोज, ये भी एक प्रकार का हमारा एक अकार्बोज, मतलब ये भी एक प्रकार का हमारा जो है ना एक ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, जो हम आसान भाषा में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट कह सकते हैं। वोग्लिबोज स्ट्रक्चर इसका देखिए, वोग्लिबोज का यही एक स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस कर लेना है आपको वोग्लिबोज को। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट साइड इफेक्ट्स, डायरिया, फ्लैटुलेंस, ओके, अबनॉर्मल लिवर फंक्शन, नॉजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, अबनॉर्मल पेन। ये सभी हो गए गाइज हमारा आज के इस वीडियो में। हमने कम्प्लीटली एंटी डायबिटिक एजेंट्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ा हमारा एनेस्थेटिक्स है, जिसमें हम वो लास्ट पार्ट है हमारा इस यूनिट 5 का। अगर यूनिट 5 होने पर हम सोचेंगे नेक्स्ट
किस सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करें। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक बात, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप नोट्स जो है ना, परफेक्ट नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।